Yes, hello everyone. I believe you are doing great, and I welcome all of you to our today's session. In today's session, we are going to talk about the theories and perspectives in international relations. जैसे कि आप लोगों को याद है कि हमने अपने पिछले जो आईआर के लेक्चर में हमने बात की थी, मैथडोलॉजीज की बात हमने की थी, वहाँ पे हमने अप्रोचेस की बात की थी और हमने थेरीज की बात की थी। तो आज आईआर की जो थेरीज हमारे पास है, जो बेसिक की थेरीज हैं, उनसे रिलेटेड हमारा आज का जो है ना फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रियलिज्म की बात हम करेंगे आज। रियलिज्म की बात करने से पहले एक चीज़ है जो कि हमें माइंड में रखनी होगी इस लेक्चर को समझने के लिए, या इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए, कि जो हमारे पास कुछ थेरीज हैं, जैसे हमारे पास रियलिज्म है, हमारे पास लिबरलिज्म है और मार्क्सिज्म है। ये ग्राउंडेड है इन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। ठीक, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को मैंने अपने पिछले लेक्चर में वैसे एक्सप्लेन किया था इन कंप्रिहेंसिव मैनर, फिर भी क्योंकि आज इसका रिलेशन यहाँ पे बनता है, तो इस वजह से इसको एक बार जो है ना वो है रिव्यू करें, फिर हम प्रोसीड करते हैं। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की बात की थी, उसमें हमने ये कहा था कि ये एक ऐसा हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड पर रिलाई करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सर्टेन डेवलपमेंट्स एंड टू थ्योराइज सर्टेन डेवलपमेंट एंड टू प्रिडिक्ट अबाउट इट्स फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। ठीक, तो उसको हमने कहा था पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, यानी एक ऐसा पैराडाइम जिसमें हम वेरीफाइबल डेटा को यूज करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर प्रिडिक्टिंग अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ अ सर्टेन डेवलपमेंट, और उसके बाद हम जो है ना वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। सही, या इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ एन इवेंट। सही, इस पैराडाइम में हमारे पास 3 थेरीज हैं जिनको हमने कहा रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम फोकस करेंगे ऑन रियलिज्म। अच्छा, रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितना जैसे इसकी जो है ना वो ओरिजिन्स, या इसको कह लो इसकी जो रूट्स हैं वो डेटेड बैक टू हैं सुन त्सू है हमारे पास, या थ्यूसिडिडीज है, या हमारे पास 16th सेंचुरी का जो थॉमस होप्स है। ठीक, ये हमारे पास, इनको हम कहेंगे क्लासिकल रियलिस्ट, इनको कहेंगे क्लासिकल रियलिस्ट या ट्रेडिशनल रियलिस्ट इनको कहेंगे। जबकि रियलिज्म जो है ना एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, या एक एकेडमिक जो है ना वो थ्योरी के तौर पे ये सामने आई इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इसको कह लेते हैं, या जिस टाइम ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी, जर्मनी ने जब 1939 में पोलैंड पर जब पोलैंड को इन्वेड किया था, तब उस केस में जो हमारे पास उस दौर में जो थ्योरी थी आइडियलिज्म, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये थ्योरी हमारे पास रियलिज्म सामने आई थी। सही, तो रियलिज्म का मतलब शुरू यहाँ से होता है 1940s में। सही, एज एन एकेडमिक, यानी कि इस जो हमारे पास सब्जेक्ट है आईआर का, इसमें एज अ थ्योरी जो है ना वो इसकी एक प्रॉपर जो है ना वो इसका जो इमर्जेंस हुआ था वो 1940s में हुआ था। तो अब इसको फर्दर हम रियलिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं आज क्लासिकल रियलिज्म, या इसको और न्यू रियलिज्म, या जिसको स्ट्रक्चर रियलिज्म कहते हैं। क्लासिकल रियलिज्म की जहां पे बात करेंगे या ट्रेडिशनल रियलिज्म की बात करें तो हमारे माइंड में एक नाम क्लिक होना चाहिए, एक नोटेबल फिगर, जिसको हम कहते हैं हेंस जे मॉर्गनथाउ अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में एक यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क या एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आया मॉर्गनथाउ, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज था, या जो कि एंटीथेटिकल था टू द आइडियलिस्ट। ठीक, मॉर्गनथाउ अपनी उस बुक में कहता है कि स्टेट्स और ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो सेल्फिश इन नेचर हैं। सही, वो जो है ना वो हुगिश हैं। सही, या सेल्फ सेंटर्ड हैं, या उनको अपने इंटरेस्ट से गर्ज है। सही, उनको दूसरे की जो है ना वो दूसरे के वेलफेयर, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इंसान जो है ना वो जिद्दी है, सेल्फिश है इंसान। सही, और इंसान जो है ना इगोइस्टिक है। तो वो ये बात करता है कि मॉर्गनथाउ अपनी बुक में बात करता है कि जो पॉलिटिक्स है हमारे पास, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या हमारे पास जो हमारे स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो है, उसके बारे में कहता है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो स्ट्रगल फॉर पावर है। वो कहता है कि वॉट एवर द अल्टीमेट गोल ऑफ पॉलिटिक्स इज, पावर इज द एंड आउटकम, या पावर इज द एंड रिक्वायरमेंट, या पावर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। सही, यानी कि वो कहता है रियल पॉलिटिक, इसको एक टर्म यूज करते हैं, रियल पॉलिटिक एक टर्म यूज होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मॉर्गनथाउ का कहना है कि पॉलिटिक्स का जो मर्जी जो है ना वो पॉलिटिक्स जो है ना वो जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से हम पॉलिटिक्स, मतलब जो एक्टर्स से मुराद मेरा स्टेट्स हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, अगर हम लोकल या हम स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर से उनकी बात हम करते हैं।
तो मॉर्गनथाउ कहता है कि पॉलिटिक्स का जो भी अल्टीमेट जो है ना वो जो ये इसके बारे में कहता है कि ये स्ट्रगल फॉर पावर है और इसका जो एंड गोल है पॉलिटिक्स का वो पावर है, या टू एक्यूमुलेट पावर या टू मैक्सिमाइज पावर। तो ये पॉलिटिक्स के बारे में व्यू है हेंस ये मॉर्गनथाउ का। फिर वो आगे कहता है कि स्टेट्स चूंकि उनको वो कहता है कि स्टेट्स चूंकि एक ऐसे सिस्टम में या एक ऐसे आर्किटेक्चर में स्टेट्स जो है ना सर्वाइव कर रही हैं या अपनी डीलिंग्स करती हैं या अपनी एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रही हैं, स्टेट्स करती हैं जहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उनकी एक्टिविटीज को ओवरसी करने के लिए। उनकी एक्टिविटीज में से जो उनकी लेजिटिमेट एक्टिविटीज है वो ठीक है, उनकी जो इलेजिटिमेट एक्टिविटीज होंगी उन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से एक स्टेट जो है ना वो एक स्टेट को कंफर्म हो कि उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो राइट है वो कोई और स्नेच नहीं करेगा। सही, तो इस वजह से मॉर्गनथाउ कहता है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो मैक्सिमम जो है ना वो इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो ना मैक्सिमम उसको जो ना प्रेफर करें अवर आइडियोलॉजी। सही, फिर आगे मॉर्गनथाउ इसी बुक में लिखता है कि जो एवर एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर है उसको एवर्ट करने के लिए स्टेट्स को चाहिए कि वो पावर को अपनी मैक्सिमाइज करे, क्योंकि पावर के थ्रू ही जो है ना वो कहता है कि पीस तब ही प्रिवेल कर सकती है जब स्टेट्स जो है ना वो जो भी स्टेट्स हैं हमारे पास जो एक्टर्स हैं, प्राइमरी एक्टर्स हैं, वो पावर अगर ज्यादा उनके पास ज्यादा पावरफुल हो तो वो इंश्योर कराएंगे कि कोई एक ऐसा एग्रेसर जो है ना वो कोई एग्रेसर जो पावर है या एग्रेसर कोई एक ऐसा सिनेरियो डेवलप ना करे जहां पे पावर जो है ना वो कन्वर्ट हो इनटू वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। फर्दर मॉर्गनथाउ कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे पास जो प्राइमरी एक्टर्स हैं वो कहता है कि स्टेट जो है ना वो स्टेट्स आर द सोल प्राइमरी एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सही, अच्छा ये तो हमारे पास थी क्लासिकल रियलिज्म। हेंस जे मॉर्गनथाउ को कहते हैं कि ही इज द गॉड फादर ऑफ रियलिज्म, और उसकी जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस उसको कहा जाता है कि इज द बाइबल ऑफ रियलिज्म। सही, तो इसमें क्या बात की, फॉर एग्जांपल क्या हमने इसको एक बार रिव्यू हाइलाइट्स में अगर बात करें तो उसने कहा कि स्टेट्स एंड ह्यूमंस जो है ना वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, वो इगोइस्टिक हैं, सेल्फिश हैं, उनको अपने इंटरेस्ट से लेना ज्यादा है। सही, फिर फर्दर वो कहता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है ना वो उसका जो भी वो पॉलिटिक्स वो स्ट्रगल फॉर पावर है, और उसका जो अल्टीमेट गोल है, उसका अल्टीमेट जो एम है पॉलिटिक्स का वो पावर है। सही, तो इसी वजह से स्टेट्स को अपने जो है ना वो इंटरेस्ट को, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है स्टेट्स का, उसको प्रेफर करना चाहिए अवर आइडियोलॉजी। सही, फिर आगे पीस थ्रू पावर हमने बात की। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है इंडोजेनस थ्योरी के नाम लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लासिकल जो हमारे पास रियलिज्म है उसको हम कहते हैं कि इट्स एन इंडोजेनस थ्योरी। इंडोजेनस का मतलब ये है कि ये इनसाइड आउट यानी कि चीजों को एक्सप्लेन करते हैं इनसाइड आउट। फॉर एग्जांपल ये थ्योरी जो है ना वो, या क्लासिकल जो रियलिज्म है, ये इंटेंशंस ऑफ एक्टर्स को बेस बना के जो है ना वो इवेंट्स को, उनकी डिसीजन मेकिंग को, या उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट लीडर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कैसे रियलिस्ट करते हैं क्लासिकल रियलिस्ट, बाय यूजिंग इंटेंशंस एज अ मिरर। सही, या एज अ प्रिज्म टू अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस स्टेट्स। सही, तो इसी वजह से हमने कहा कि इनसाइड आउट का मतलब है कि इंटेंशंस को बेस बना के स्टेट्स की जो है ना वो जो उनकी ख्वाहिश, जो विशेस हैं या डिजायर्स हैं या उनके जो एम्बिशंस हैं उनको बेस बना के ये स्टेट्स के बारे में जो है ना वो ये जो थ्योरी है उनको स्टडी करती है। सही, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंशंस। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म इज एन इंडोजेनस थ्योरी। सही, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रियलिज्म में ही, तो हमारे पास जो दूसरी स्ट्रिप है रियलिज्म में वो न्यू रियलिज्म, या उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर रियलिज्म। स्ट्रक्चर रियलिज्म की जब भी बात हम करें तो हमारे माइंड में जो जिसका नाम आना चाहिए, जिसने इस थ्योरी को क्राफ्ट किया, जो इस थ्योरी का जो बनाने वाला है, इसको जो फॉर्मुलेट करने वाला है, किनीट वर्ड्स है हमारे पास, किनीट वर्ड्स। सही, किनीट वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल हमारे पास जो सिस्टम है या इंटरनेशनल एरिना है, जिसमें हमारे पास जो प्राइमरी स्टेट्स हैं, प्राइमरी एक्टर्स हैं जो कि स्टेट्स हैं, वो इसका कहना यह है कि जो प्राइमरी एक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना में, यानी कि एक पॉलिटिकल एरिना फिर पहले ये बात करता है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे लॉलेसनेस है, जहां पे हमारे पास एनॉर्की है, जहां पे एब्सेंस ऑफ एनी यानी कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से स्टेट्स जो है ना वो स्टेट्स को फिक्र रहती है अपने नेशनल इंटरेस्ट की, स्टेट्स को अपनी फिक्र रहती है अपने जो राइट्स, उनके राइट्स हैं उनकी फिक्र रहती है। सही, तो इस वजह से ये किनीट वर्ड्स कहता है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो जो है ना वो मैक्सिमम जो पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ चले जाएं,
उनके पास जितनी पावर वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो उतना ज़्यादा उनका जो है ना सर्वाइवल इंश्योर होगा, उतना ज़्यादा उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रोक्योर होगा। सही, तो ये कहता है कि जब तक स्टेट जो है ना वो पावरफुल नहीं होती तब तक उनका जो है ना वो कोई सर्वाइवल, उनका कोई इंश्योर करने वाला कोई नहीं है। सही, इसी वजह से इसने 3 एसेस ऑफ रियलिज्म इनको कहते हैं यानी सेल्फ हेल्प, स्टेट सेंट्रिज्म एंड सर्वाइवल, जिसको हम यानी कि अच्छा सेल्फ हेल्प इस वजह से यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे पास एनॉर्की है, जिसको थॉमस होब्स अपनी बुक लिवाइथन में कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर कहता है कि जिसमें जहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ग्लोब हमारा जो अर्थ है या हमारी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल जो हमारे पास एरिना है या इंटरनेशनल पॉलिटिकल रेलम है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा हमारे पास एक मैदान है जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक, तो इसकी वजह से इसका कहना यह है कि चूंकि वहां पे कोई एश्योरेंस कराने वाला कोई फोर्स या टेंडेंसी नहीं है, इस वजह से स्टेट्स को चाहिए कि वो अपनी हेल्प खुद ही करे क्योंकि उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। सही, इसी वजह से हमने लिखा सेल्फ हेल्प यानी स्टेट्स मैक्सिमम पावर को एक्यूमुलेट करे और उस अपनी पावर के थ्रू जो है ना वो अपनी मदद करे। अब अपनी मदद करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी सर्वाइवल को इंश्योर कराए, अपनी सिक्योरिटी करे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो उसको अटेन करे। सही, उसके बाद हमने लिखा है स्टेट सेंट्रिज्म या स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज उसको कहते हैं। स्टेट सेंट्रिज्म की बात करते तो एक इनकी बात हम करते हैं तो हमारा मतलब पॉलिसीज की तरफ होता है, यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज यानी फॉर्मुलेट करें जिनसे उनको फायदा हो। सही, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन का जो डोनाल्ड ट्रम्प का 2016 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था या उसका जो स्लोगन था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सही, अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि उसने एक बात की कि सिर्फ अमेरिका के लिए काम करना है, हालांकि डिस्पाइट बीइंग हेजेमन यूएस का जो ग्लोबल रोल रहा है, इंटरनेशनल पुलिस का जो रोल रहा है, उसको ट्रम्प ने जो है ना वो उसमें से विड्रॉ किया। सही, उसने रिट्रीट किया ट्रम्प ने उस रोल से। तो इसको हम ऐसी पॉलिसीज को कहते हैं या हम कहेंगे ऐसी पॉलिसीज बिल्डअप करना इस इरा में जो कि ग्लोबलाइजेशन का इरा है, ऐसी पॉलिसीज यानी फॉर्मुलेट करना जिससे सिर्फ एक स्टेट को फायदा हो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। सही, तो उसको हम कहते हैं स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज। फिर आगे सर्वाइवल की बात हमने की क्योंकि ऊपर लॉलेसनेस हमारे पास है, हमारे पास एनॉर्की है, तो इस वजह से स्टेट्स जो है ना वो अपना सर्वाइवल खुद ही इंश्योर कराएं, कोई और नहीं कराएगा। तो हमारे पास इसी को हम कहते हैं हाई पॉलिटिक्स, आगे मैंने लिखा है। फिर हाई पॉलिटिक्स को कहते हैं कि सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, जहां पे बात आएगी पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, उसको हम कहते हैं हाई पॉलिटिक्स। फर्दर हमने पहले बात की कि स्टेट्स, अच्छा इसी में यहाँ पे एक और भी चीज है, ये जो हमारे पास रियलिस्ट हैं, जो स्पेशली न्यू रियलिस्ट जो है वो बात करते हैं कंपटीशन की बात करते हैं। सही, कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है या स्टेट्स के बीच में जो है ना वो अपने जो गेम्स हैं, हमारे पास जो इंटरनेशनल जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके नतीजे में जो गेम्स हैं उनके लिए स्टेट्स एक आपस में कम्पीट करते हैं। सही, कंपटीशन जो है ना वो रिजल्ट होता है, कंपटीशन रिजल्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। सही, अब इनका यह कहना है कि चूंकि वहां पे कंपटीशन है तो स्टेट्स को चाहिए कि वो रिलेटिव गेन्स को प्रेफर करें। रिलेटिव गेन्स का मतलब यह है कि अब एक एक्टिविटी होती है, ट्रेड एक्टिविटी सपोज करते हैं, उस ट्रेड एक्टिविटी में अब पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को उसके रिटर्न कितना क्या कुछ मिल रहा है। लेट पाकिस्तान को अगर उसके नतीजे में $5 मिलते हैं तो पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि इंडिया को कितना मिल रहा है, इंडिया का क्या गेन हो रहा है उसमें। सही, स्पेशल इसी तरह बाकी और स्टेट का क्या गेन हो रहा है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव। सही, तो जो न्यू रियलिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं या ये जो है एम्फसाइज करते हैं ऑन रिलेटिव गेन्स पर। हम फिर न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चर रियलिज्म को फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। यहाँ पे जो हमने क्नीट वर्ल्ड्स की बात की तो क्नीट वर्ल्ड्स हमारे पास एक जो है ना वो ऑफेंसिव रियलिस्ट है। सही, अगर इसी तरह डिफेंसिव रियलिज्म की बात करें तो वहां पे जॉन मेयर शिमर है जो कि डिफेंसिव रियलिस्ट है। ठीक है, अच्छा ऑफेंसिव रियलिस्ट क्या या ऑफेंसिव रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है ना वो इस थ्योरी का कहना यह है कि स्टेट्स को चाहिए या मैक्स पावर, जहां पे इनका कहना यह है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे। सही, क्योंकि अब सिक्योरिटी की बात जहां पे आएगी, सर्वाइवल की बात आएगी, जो हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट को प्रोक्योर करने की बात आएगी, तो वो तब ही पॉसिबल है जब स्टेट्स की जो पावर है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो। स्टेट्स की जो पावर है, जो नेशनल पावर उसको कह लेते हैं, उसका अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा अगर हो तो तब उसी केस में स्टेट जो है ना वो अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करा सकते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन कर सकते हैं। इसी तरह डिफेंसिव रियलिज्म की बात करें तो ये जो रियलिस्ट हैं ये बात करते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि अब हम करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की भी बात करते हैं।
इंडिया अपने जो है ना वो न्यूक्लियर अपनी जो मिलिट्री उसमें अपनी मिलिट्री में कोई न्यू मिसाइल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस कोई मिसाइल जो इंट्रोड्यूस कराता है इंडिया, तो उसकी यानी ओवरऑल जो पावर बैलेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो बैलेंस ऑफ पावर उसको कहते हैं, उस न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ मिसाइल की वजह से पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो पावर इक्वेशन है, जो पावर मैट्रिक्स है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो डिस्टर्ब हुआ। अब रियलिज्म या ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म का क्या कहना है? ऑफेंसिव रियलिज्म को फॉलो करके इंडिया ने उस मिसाइल को इंट्रोड्यूस कराया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको इंट्रोड्यूस करा के पावर जो बैलेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उसको डिस्टर्ब कराया इंडिया ने। सही। अब इसके रिस्पॉन्स में डिफेंसिव रियलिज्म ये कहता है, या डिफेंसिव रियलिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करें। अब सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ये है कि हमारे पास या तो हम उसी लेवल का, उसी कैपेसिटी का, उसी स्टेचर का कोई ऐसा मिसाइल लेके आए जिसके थ्रू हम इंडिया को काउंटर करें, या इंडिया की डिफेंस को उस न्यूली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो डिफेंस उसका जो सिस्टम है उसको हम काउंटर करें। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास है कि हम अलायंसेस बनाएं, सही, रीजनल अलायंसेस बनाएं इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे बात इंडिया पाकिस्तान की हो रही है, तो वो इनका कहना यह है कि उस कंट्री को चाहिए, जो डिफेंसिव जो कंट्री है उसको चाहिए कि वो अलायंसेस के थ्रू जो हमारे पास जो ऑफेंसिव कंट्री स्टेट है उसको काउंटर करे, या उसका जो बैलेंस जो उसने बैलेंस को डिस्टर्ब किया है उस बैलेंस को जो है ना वो दोबारा से इक्वेट करे, इक्वल करे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आए। सही। तो एक यहाँ पे चीज जो है हमारे पास जो जॉन मेयर शिमर है, वो एक मैंने यहाँ पे शायद मैंने कंफ्यूज किया, जॉन मेयर शिमर है वो ऑफेंसिव रियलिस्ट है, और जो हमारे पास क्रीथ वर्ल्ड्स है वो डिफेंसिव रियलिस्ट है। ये दो हमारे पास जो है ना वो टू डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनसाइड, या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ न्यू रियलिज्म है। सही। तो न्यू रियलिज्म है ऑफेंसिव डिफेंसिव। अच्छा, अब इनका क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि हर थ्योरी जो है ना वो जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है जो अनार्की है उसके लिए एक फ्रेमवर्क या उसके लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि हाउ टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, या हाउ टू एक्सक्लूड, या हाउ टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी, हाउ टू रूल आउट वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म रियलिस्ट बताते हैं वो बैलेंस ऑफ पावर है। तो इनका कहना है कि बैलेंस ऑफ पावर शुड बी यूज्ड एज अ मैकेनिज्म टू कंसोलिडेट प्रोस्पेक्ट फॉर पीस और टू अवॉइड वॉर। सही। अच्छा, ऊपर हमने बात की थी इंडोजेनस थ्योरी की बात की थी। हमारे पास क्लासिकल रियलिज्म इंडोजेनस है, जबकि हमारे पास न्यू रियलिज्म एक्सोजेनस है, यानी कि इसका काम क्या है, या इसकी जो स्टडी है वो बेस करती है आउटसाइड इन, इसका जो है ना वो पोस्चर है। मतलब ये है कि इसने ये जो थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं ये कंसीडर करते हैं इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को या इंटरनेशनल सिस्टम को बेस बना के अपनी स्टडीज को जो है ना वो कैरी करते हैं, या अपनी रिसर्च है या अपनी जो प्रिडिक्शंस हैं उनको बेस बनाते हैं ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एनार्किकल है इन नेचर, जो कि जिसमें लॉलेसनेस है, जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जो या उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं है टू सेफगार्ड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशन स्टेट्स। तो ये इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो रियलिज्म है वो एक्सोजेनस है इन नेचर। सही। तो ये हमारे पास रियलिज्म के बारे में आई बिलीव आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग काइंडली मुझे अपने मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर दें। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी सीरीज में लिबरलिज्म पे बात करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।